नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र को यहां पर कवर कर रहे थे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। संविधान का घटना चक्र हमने कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री की अभी तक 14 क्लासेस हमने देख ली थी। आज हम हिस्ट्री की 15वीं क्लास को यहां पे कवर करेंगे। आज के काल में दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के, खासकर संगम काल के राजवंश के, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन साउथ इंडिया से जो पूछे जाते हैं, जो पेपर में पूछे गए हैं, उनको आज की क्लास में देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी हिस्ट्री की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आदि सभी विषयों को टॉपिक वाइज कवर यहां पर किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। देखिए, चोल साम्राज्य की नींव 9वीं शताब्दी में डाली गई थी। 9वीं शताब्दी का मतलब हो गया 800 ईस्वी से लेकर 899 ईस्वी के बीच में। जो चोल साम्राज्य की स्थापना होती है वो 850 ईस्वी में होती है। कई बार ऐसे शताब्दी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पेपर में पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कौन सी शताब्दी में लड़ा गया था। वर्ष तो आप सभी को पता है, 1761 में लड़ा गया, लेकिन शताब्दी पूछी गई थी कि कौन सी शताब्दी में लड़ा गया, तो इसका उत्तर होगा 18वीं शताब्दी में लड़ा गया। ठीक है। उसी प्रकार चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। एग्जैक्ट वर्ष पूछेगा तो 850 ईस्वी में, और इसे स्थापित किया था विजयालय ने। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। विजयालय जो था चोल साम्राज्य का संस्थापक था। इसने 850 ईस्वी से लेकर के 877 ईस्वी तक शासन किया था। एक क्वेश्चन बनता है, विजयालय स्वतंत्र शासक या नए साम्राज्य की स्थापना से पहले किसका सामंत था। किन राजाओं के सामंत थे चोल शासक? वो सामंत थे पल्लवों के। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पल्लवों के सामंत थे। जब पल्लवों की शक्ति थोड़ी सी कमजोर हुई तो विजयालय ने एक नया साम्राज्य यहां पर स्थापित कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा, आज हम संगम काल के जो राजवंश थे उनसे जुड़े हुए और साउथ इंडिया के क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। साउथ राजवंशों के क्वेश्चन को देखेंगे। जो संगम काल था उसके अंतर्गत 3 राजवंशों ने शासन किया था। पहले एक छोटा सा बेसिक को यहां पर जान लेते हैं, फिर आगे यहां पर चलेंगे। तो देखिए, संगम काल जो माना जाता है वो दक्षिण भारत के 3 राजवंशों के काल को माना जाता है, जिसमें आता है चेर राजवंश, इसमें आता है पांड्य राजवंश और इसमें आता है चोल राजवंश। इन तीनों के काल को संगम काल कहा जाता है। तो जो चोल साम्राज्य था उसकी शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जो इनकी शक्ति मजबूत रूप से उभरी वो 9वीं शताब्दी में उभरी, जब विजयालय ने इनको मजबूत करना शुरू किया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है, संगम काल में कौन कौन से राजवंश शामिल हैं? चेर है, पांड्या है और चोल है। ध्यान रखना, इसमें पल्लव शामिल नहीं है, राष्ट्रकूट इसके अंदर शामिल नहीं है, चालुक्य शासक इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे हम इनसे जुड़े और सवालों को यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो किस मंदिर से हमें नंदी की एक बहुत ही ज्यादा भारी मूर्ति मिली है जिसे भारत की सबसे विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है? यह मूर्ति हमें बृहदेश्वर मंदिर से मिली है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे होगा। बृहदेश्वर मंदिर आपके तंजौर में है, तंजावुर के अंदर स्थित है। इसे राजराज प्रथम ने बनाया था, जो चोल शासक था। इसीलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, इसी मंदिर में नंदी की एक विशाल मूर्ति यहां पर बनाई गई है, जो एक एकाश्म मूर्ति है, यानी एक ही पत्थर से बनाई गई है। इस मूर्ति को भारत की सबसे विशाल नंदी की मूर्ति माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट किसके? तो जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? चोल शासकों की राजधानी थी तंजौर। ऑप्शन डी यहां पे सही उत्तर होगा।
जो विजयालय था इस वंश का संस्थापक, इसने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। चोलों की शुरुआती राजधानी में तंजौर का नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो विजयालय था इसने तंजौर को जीता था और तंजौर को जीतने के बाद अपनी राजधानी भी बनाया और एक उपाधि इसने धारण करी नरकेसरी की। एक क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है, ठीक है। विजयालय इस वंश का संस्थापक जरूर था, लेकिन शुरुआत में पूर्णतः स्वतंत्र शासक नहीं था। सवाल बनता है चोल शासन को पूरी तरह से स्वतंत्र शासन के रूप में किसने स्थापित किया? जो विजयालय के बाद राजा बना आदित्य प्रथम, उसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो जो चोल साम्राज्य था अपने स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण स्वशासन के लिए जाना जाता था, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता इनकी विशेषताएं थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चोल शासन की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है वो इनका स्थानीय स्वशासन माना गया है। इनके बारे में हमने कई बार डिटेल में बात की है। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए फेमस था चोल काल? चोल काल ग्राम पंचायतों के लिए फेमस था। जो इनका स्थानीय स्वशासन था उसके लिए फेमस था, ठीक है। अगला, चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? तो चोल शासन जो था आपका ग्रामीण सभाओं के लिए फेमस था। अलग अलग सभाएं इन्होंने यहां पर बनाई हुई थी स्थानीय स्वशासन के लिए। इनके स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? यह क्वेश्चन भी पेपर में बना है, तो उत्तर मेरु अभिलेख, यहां से हमें इनके स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। इनके समय में गांवों के अंदर दो प्रकार की सभाएं होती थी। एक होती थी उर और एक होती थी सभा, या जिसे महासभा भी कहा जाता था। जो उर होती थी इसमें सामान्य जो लोग होते थे, नॉर्मल जो लोग होते थे, आम लोग होते थे, उनकी ये सभा होती थी। और जो सभा या महासभा होती थी वह अग्रहार ग्रामों में होती थी। अग्रहार ग्राम उन ग्रामों को बोला जाता था जिन्हें ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, ठीक है। यानी जो सभा महासभा हो गई वो वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा होती थी, जबकि आम लोगों की सभा को उर कहते थे। तो सवाल था आपके पास, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। हमने दो प्रकार की इनकी सभाओं को यहां पर देखा, ठीक है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश जाना जाता था? चोल राजवंश जाना जाता था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था? तो कौन सा भारतीय साम्राज्य है जो स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस है? आंसर हो जाएगा चोल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, इन क्वेश्चन के साथ जो यहां पर नीचे एग्जाम का दिया गया है कि किस पेपर में ये पूछे गए हैं, जिनके साथ एक ही बार में लिखा गया है कि ये क्वेश्चन आपके 2020 में आया या ये क्वेश्चन आपके इस परीक्षा में आया, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये केवल उसी में आया और दूसरे परीक्षाओं में नहीं आया है। जो हाईलाइटेड पेपर हैं उनकी यहां पर डिटेल दी गई है, उनके अलावा भी ये आपको अलग अलग पेपरों में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आपको केवल टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर करने हैं कि इस टॉपिक से किस किस लेवल के क्वेश्चन बने हैं। ये क्वेश्चन इसके बाद भी कई बार आया है और इससे पहले भी कई बार पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस कौन है? चोल है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिलते हैं वे कहाँ हैं? तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन की जो जानकारी मिलती है, अभी मैंने आपको कहा हमें कहां से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पे होगा। किस अभिलेख में मिला है? उत्तर मेरूर अभिलेख। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो चोल शासन काल में गांवों के कार्यों को देखने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती थी। इन समितियों को वारियम कहा जाता था, ठीक है। तो कौन सी समिति या कौन सा वारियम है जो उद्यान का प्रशासन कार्य देखता था? यह काम कौन करता था? यह हो जाएगा आपका टोट वारियम। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। जो पोन वारियम होता था यह मुद्रा नियमन से संबंधित समिति थी। जो एरी वारियम होता था यह सिंचाई या तालाब से संबंधित समिति या वारियम था। और संवत्सर वारियम की बात करें तो यह एक वार्षिक समिति होती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा चोल काल में गांवों के कार्यों के लिए किन समितियों का गठन होता था? तो आप कहेंगे वारियम। जो समितियां बनती थी उनको वारियम कहते थे और उन्हीं वारियमों में ये 4 वारियम प्रमुख हैं, जिसमें टोट वारियम उद्यानों के लिए है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देव आकृति प्रायः किस प्रकार की है?
तो चोल काल में हमें एक नटराज की मूर्ति यहां से मिली है जो किस आकृति में बनी हुई है आपने बताना है। सही उत्तर हो जाएगा यह मूर्ति चतुर्भुज आकृति में है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है। चोल शासन काल में कांसे से बनी कई सारी सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर मूर्ति जो थी वो भगवान शिव की यह नटराज प्रतिमा थी, जो कांसे की बनी हुई है और चतुर्भुज आकृति में है। ठीक है। इस प्रतिमा को दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिमाओं में शामिल किया जाता है। तो यह मूर्तियां कौन सी हो जाएगी? ज्यादातर जो मूर्तियां हैं वो आपके चतुर्भुज में है, नटराज की प्रतिमा भी इसी में शामिल है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो चोल काल की श्रेष्ठतम प्रतिमा किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको कहा इनके काल में कांसे की कई सारी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई, जिनमें सबसे फेमस कौन सी हुई है? नटराज की प्रतिमा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी वाली हुई है? तो सबसे ज्यादा जो फेमस हुई वो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं हुई हैं। ऑप्शन डी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब आपको पता है जो नटराज की हमें कांस्य की मूर्ति मिली है, हो सकता है अगली बार पूछ लिए कि किस धातु की है, तो कांस्य की बनी है और किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिव की जो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है यह भगवान शिव को एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा इनकी जो मिली, इस प्रतिमा को ऐसा माना गया कि इसमें भगवान शिव अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान यहां पर कर रहे हैं। तो इसमें वो किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? शिक्षक यानी गुरु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? यह क्वेश्चन पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है, कई बार बना हुआ है। 72 व्यापारियों को चीन भेजा था कुलोतुंग प्रथम ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो कुलोतुंग प्रथम है ये काफी इंपॉर्टेंट चोल राजा है। देखिए चोल साम्राज्य में आगे चलकर क्या हुआ, जो चालुक्य वंश था उनके साथ चोल साम्राज्य के संबंध स्थापित होने लगे और आगे चलकर के जो चोल साम्राज्य था वो आपका चोल चालुक्य साम्राज्य बन गया। तो सवाल बनता है चोल चालुक्य वंश की शुरुआत किस शासक के साथ हुई? तो आप कहेंगे कुलोतुंग प्रथम के साथ। इसने 1070 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक शासन किया था। इसके जो पिता थे वो चालुक्य वंश के थे और इसकी जो माता थी वो चोल वंश की थी। ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा वह चोल राजा जिसके साथ चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई वो कुलोतुंग प्रथम था। इसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया। क्वेश्चन बनता है किसने दोबारा से भूमि का सर्वेक्षण करवाया? इसी ने करवाया। भूमि को माप करने के लिए इसने अपने पैर की छाप अपने अधिकारियों को दी थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। साथ में इसने 72 व्यापारियों का, कहीं कहीं पर इसे 92 भी लिखा गया है, एक दूत मंडल चाइना में भेजा था। किसने? कुलोतुंग प्रथम ने। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए फेमस था? चोल शासकों को लेकर के ये वाला सवाल भी बना है। जो चोल साम्राज्य था यह अपनी नौसेना के लिए काफी ज्यादा फेमस था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चोल सैन्य व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, जब हमने दिल्ली सल्तनत की क्लास को कवर किया था तो उसमें इनके पूरे प्रशासन, इनके पूरे राजाओं को देखा था। चोल सैन्य व्यवस्था की अगर हम छोटा सा यहां पर रिवाइज करें, चोल जो सेना होती थी वो छावनियों में निवास करती थी और इन छावनियों को चोल काल में क्या कहते थे? इन्हें कड़गम कहा जाता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि चोल काल में कड़गम क्या होता था? तब आप कहेंगे सैन्य छावनियां। और इनकी जो नौसेना होती थी वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होती थी। इस वजह से इनके बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि जो पूरी बंगाल की खाड़ी थी ये इनके लिए एकमात्र छोटी सी झील बनकर रह गई थी, इतनी शक्तिशाली इनकी नौसेना थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वो कौन था? तो अभी मैंने आपको कहा कि चोल काल में जो नौसेना थी वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थी चोल राजाओं की। क्वेश्चन है किस चोल राजा की? अगर ऐसा सवाल बन जाए सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम की। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। जो राजेंद्र प्रथम था यह राजराज प्रथम का पुत्र था। उसके बाद ये गद्दी पर बैठा
इसके काल को चोल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। काफी ज्यादा साम्राज्य विस्तार इसने किया। इसी के काल में नौसेना काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके बारे में कहा गया कि इसने बंगाल की खाड़ी को एक चोल झील के रूप में, यानी छोटी सी झील के रूप में अपने लिए यहां पर बना दिया है। ठीक है, चोल साम्राज्य का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ वो इसी राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। इसी ने उत्तर भारत की ओर भी अपना अभियान किया था और पाल नरेश जो उस समय था महिपाल, उसको इसने पराजित किया। गंगेकोंड चोलपुरम नामक इसने एक नई राजधानी को बनाया और उसी नाम की एक उपाधि भी इसने धारण करी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, इसी राजेंद्र प्रथम ने कई सारे शिक्षा की संस्थाएं भी बनाई थी, जिस वजह से राजेंद्र प्रथम ने पंडित चोल की उपाधि भी धारण करी थी। ठीक है, इसके अलावा इसने कई सारे समुद्री अभियान भी करे थे। जावा, सुमात्रा, अन्य द्वीपों तक इसने जीत लिए थे। ठीक है, तो इसको लेकर के हमने कुछ क्वेश्चंस को यहां पर देखा। सवाल बनता है, गंगेकोंड की उपाधि किसने धारण करी? राजेंद्र प्रथम ने। चोल साम्राज्य की राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम को किसने बनाया? इसी ने बनाया। पाल शासक महिपाल को किसने हराया? इसी ने हराया। सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार चोल काल में किसके काल में हुआ? इसी के काल में हुआ। किसने बंगाल की खाड़ी को एक झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था? इसी ने कर दिया था। ठीक है, जब इसने नई राजधानी बनाई गंगेकोंड चोलपुरम के नाम से, उसी के नजदीक इसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नाम की एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, सिंचाई के लिए एक तालाब किसने बनवाया? राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है, गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने करी थी? अब हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में जान लिया, राजेंद्र प्रथम ने करी थी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? अब आप आसानी से बता देंगे किसको दिया जाता है? राजेंद्र को। और राजेंद्र कौन सा वाला? राजेंद्र प्रथम। जैसे मैंने कहा, गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई, वहां पर सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक बड़ा तालाब या जिसे बृहद कृत्रिम झील भी कहा गया, उसका निर्माण भी इसी ने करवाया। ठीक है, मानव निर्मित है तो जाहिर सी बात है कृत्रिम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ करी थी? तो जल सेना की शुरुआत किसने करी थी? शक्तिशाली जो हुई वो राजेंद्र प्रथम के काल में हो गई, लेकिन जल सेना जो बनाने का श्रेय जाता है वो राजराज प्रथम को जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जो राजराज प्रथम था 985 के आसपास ये गद्दी पर बैठा। इसी ने एक स्थायी सेना का निर्माण किया चोल साम्राज्य के अंदर और एक विशाल नौसेना का गठन भी इसने किया था। चोल राजाओं में सबसे पहले भूमि की माप इसी राजराज प्रथम ने करवाई थी। बाद में कुलोतुंग प्रथम भी करवाएगा और इसी का बेटा था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त कर ली थी। देखिए, श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतने वाला जो राजा था वो राजराज प्रथम था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जो चोल शासक था राजराज प्रथम, उस समय श्रीलंका को सिंहल कहा जाता था। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर इसने आक्रमण किया, उसको जीत लिया और चोल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त करी थी? अब पूरे श्रीलंका की बात कर रहा है, केवल उसके एक भाग पर नहीं। चोल साम्राज्य में कौन था जिसने श्रीलंका के एक भाग को जीता? तो राजराज प्रथम। किसने पूरे श्रीलंका को जीता? सिलोन यानी श्रीलंका, जिसने जीता उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसका जो पिता था राजराज प्रथम, वो केवल एक भाग जीत पाया। पूरे द्वीप को, पूरे श्रीलंका को जीतने का काम राजेंद्र प्रथम ने किया था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया, उसको अपने कब्जे में लिया। वहां का जो राजा था महेंद्र पंचम, उसको बंदी बना दिया। महेंद्र पंचम उसका नाम था और उसे चोल साम्राज्य यानी चोलों की राजधानी में ले आया था और पूरे श्रीलंका को इसने जीत लिया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर लिया था? तो श्रीलंका के एक भाग को जीत रहा है राजराज प्रथम, पूरे श्रीलंका को जीत रहा है राजेंद्र प्रथम और श्रीलंका को आजादी कौन दे रहा है? यह देता है कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जब कुलोतुंग प्रथम राजा बना, चोल चालुक्य नरेश इसको कहा जाता है, तो इसके शासनकाल में श्रीलंका के अंदर विजय बाहु करके एक व्यक्ति हुआ जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। कुलोतुंग प्रथम ने इसका विरोध नहीं किया, उल्टा जो विजय बाहु था उसके बेटे के साथ अपनी पुत्री का विवाह इसने कर दिया था। ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें।
तीन शब्द इधर दिए गए हैं, वो आपके किससे संबंधित हैं वो इधर बताया गया है। आपको बताना है कौन सा वाला सही सुमेलित है। पहला दिया है एरीपति। एरीपति यानी वह भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। यानी ऐसी भूमि जिससे जो आमदनी होगी उसे गांव के जलाशयों के रख रखाव के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए अलग किया जाता था, उसे एरीपति कहते थे। यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, तन्यूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम क्या तन्यूर कहलाता था? यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए, चोल प्रशासन के अंदर जो बड़े नगर होते थे उनमें अलग अलग गांव के संघ गठित किए जाते थे। उन ग्राम संघों को कुर्रम या तन्यूर या तुक्रम कहा जाता था। तो तन्यूर या तुक्रम आपके क्या होते थे? ये आपके नगरों में बनाए गए अलग अलग संघ होते थे। ठीक है, न कि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। अगला है घटिका। प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालयों को घटिका कहा जाता था। यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला वाला और तीसरा वाला यहां पर सही है, दूसरा वाला गलत है। और क्यों गलत है उसका सही क्या है हमने उसको भी देखा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था? तो कल्याणी राज्य को वेंगी के साथ जोड़ने का काम कौन सा व्यापारी मार्ग करता था, व्यापारी केंद्र करता था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यापारी केंद्र था जो था तगर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह जो तगर था यह कल्याणी राज्य और वेंगी के बीच में स्थित था। इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश की अगर हम बात करते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान राजा पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, अलग अलग चालुक्य नरेश हमारे इतिहास में हुए, दक्षिण भारत में हुए, जिसमें वातापी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं। जो पुलकेशिन द्वितीय है ये वातापी का चालुक्य नरेश था। वातापी में जो चालुक्य शासन करते थे उस वंश का है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को लेकर के भी 2-3 सवाल आपके बनते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जिसके रचयिता रवि कीर्ति हैं। ठीक है, इसी ऐहोल अभिलेख में यह बात बताई गई है कि जब हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत की ओर अभियान किया, जो वर्धन वंश का एक काफी फेमस राजा था हर्षवर्धन, उसको नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया था? इसी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हालांकि बाद में ये पल्लव शासकों से खुद पराजित हो गया था, लेकिन इसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो किस वंश के ने महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान करने शुरू किए थे? ये किया था चालुक्य वंश ने। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी कहां पर थी? तो जैसे मैंने आपको कहा चालुक्यों की राजधानी अलग अलग थी। जो वातापी के चालुक्य थे इनकी राजधानी वातापी में थी। जो कल्याणी के चालुक्य थे उनकी राजधानी मान्यखेत में स्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख इसमें से किस अभिलेख में हुआ है? तो किस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है? अब देखिए, कालिदास का नाम का जो उल्लेख हुआ है वो ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। जो ऐहोल का लेख है जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसका निर्माण उसी के दरबारी रवि कीर्ति ने करवाया था। रवि कीर्ति के द्वारा इस लेख में कालिदास का उल्लेख भी किया गया है। इसमें रवि कीर्ति लिखता है कि इस अभिलेख को लिखने के बाद जो रवि कीर्ति की ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वो भारवी और कालिदास के समान यहां पर हो गई है। तो कालिदास का वर्णन इसमें आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें हुआ है? तो अब आप आसानी से बता देंगे, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है, जिसे रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है, बेसिकली इसने अपनी तुलना यहां पर कालिदास के साथ और जो प्रसिद्ध कवि थे भारवी उनके साथ करी है। ठीक है, संस्कृत में इस लेख को लिखा गया है जो ऐहोल अभिलेख है, और पुलकेशिन द्वितीय के जानकारी का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इसे ही माना गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, उसका जानकारी भी यहीं से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था?
तो सिंहल यानी श्रीलंका के खिलाफ 2 समुद्री अभियान किए थे। किस राजा ने किए यहां पर? अब यहां पर चोल शासक के नाम नहीं है, आपको पल्लव शासक में बताना है। यह किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है ये काफी फेमस एक पल्लव शासक है। 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक ये शासन करता है। श्रीलंका में उस समय जो चोल शासक थे उनका अधिकार था, लेकिन जो श्रीलंका के राजकुमार थे वो काफी ज्यादा करीबी माने गए नरसिंह वर्मन प्रथम के, और उसी राजकुमार को दोबारा से गद्दी पर बैठाने के लिए इसने 2 बार सिंहल द्वीप के विरुद्ध समुद्री अभियान किया था, यानी अपनी नौसेना को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पर्याप्त यवन प्रिया शब्द घोतक है। यानी जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिया शब्द आया है ये किसके लिए आया है? तो यवन प्रिया जो शब्द है ये काली मिर्च के लिए आया है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो भारतीय काली मिर्च थी, जो यूनान के लोग थे, जो रोमन साम्राज्य के लोग थे, उनमें काफी ज्यादा उसकी डिमांड थी, और इसीलिए हमारे संस्कृत ग्रंथों में काली मिर्च के लिए इन्होंने यवन प्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसकी मांग काफी ज्यादा उस समय थी। ठीक है, तोल कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोल कापियम ग्रंथ की बात करते हैं तो यह एक फेमस तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो क्या हो जाएगा, ये एक व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किस भाषा का है? तो आप कहेंगे तमिल का है। ठीक है, जो इस ग्रंथ के रचयिता माने गए हैं वो तोल कपियार को माना गया है। तोल कपियार को अगस्त्य ऋषि का 12 शिष्यों में से एक शिष्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संगम साहित्य में तोल कापियम एक ग्रंथ है। तो किसका ग्रंथ है? अब देखिए सब जगह आ गया, तमिल कविता का, तमिल वास्तुशास्त्र का, व्याकरण का है, राजशास्त्र का। अब आप इसीलिए बता देंगे तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। कौन सा? तोल कापियम। लिखा किसने है? तोल कापियार ने लिखा है। कौन है? अगस्त्य ऋषि के जो प्रमुख 12 शिष्य हुए उनमें से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? देखिए शिल्पादिकारम की बात करते हैं, यह भी संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, और इसका जो लेखक माना गया है वो इलंगो को माना गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए संगम साहित्य के दौरान या संगम काल में भी चोल साम्राज्य अस्तित्व में था। उस समय हमें एक जो फेमस चोल राजा का नाम मिलता है उसका नाम है करिकाल। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसी करिकाल के पोते का नाम था इलंगा, जिसने इस रचना को लिखा है। ठीक है, संगम साहित्य का ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तो शैव संतों की जो रचनाएं हैं उनके संग्रह को 5वां वेद कहते हैं, और इसका नाम है तिरुमुराय। ऑप्शन डी सही आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा तिरुमुराय क्या है। झारखंड में क्वेश्चन बना था, उससे पहले भी कई बार बना है, उसके बाद भी बनता रहेगा। आपने केवल इस तिथि को यहां पर नहीं देखना है। ठीक है, जो तिरुमुराय है शैव संतों के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, काफी सारे साहित्यों का संग्रह है, जिसे 5वां वेद माना जाता है। ठीक है, किस भाषा में है? तब आप कहेंगे तमिल भाषा में है। भगवान शिव की स्तुतियां इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे ईसा की पहली शताब्दियों में, यानी ईसा से पहले भी। उसके साक्ष्य हमें मिले हैं, वो कहां से मिले हैं? वो आर्कमेडू से मिले हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहां से हमें कई सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहां के लोगों का रोमन के लोगों के साथ व्यापार उस समय चलता था। ठीक है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, कहां से मिले हैं? आर्कमेडू से मिले हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? देखिए एक पुस्तक है जो भारतीय इतिहास का काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है, और पहली शताब्दी के आसपास का उस समय के जो व्यापार होता था, उस समय जो बंदरगाह थे, उनकी जानकारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। किताब का नाम है द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस किताब के लेखक कौन है उसकी जानकारी नहीं है, कोई अज्ञात व्यक्ति को इसका लेखक माना गया है, उसका नाम अभी तक कोई नहीं जानता। इस किताब में पोडू के नाम से एक बंदरगाह का उल्लेख किया गया है जो उसके लेखक को ज्ञात था, और यह बंदरगाह कौन सा था? आर्कमेडू था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? तो कहां से मिली है रोमन बस्ती? जहां से रोमन के साक्ष्य मिले हैं वो हो जाएगा आपका आर्कमेडू। एम्फोरा जार क्या होता है? तो
तो एम्फोरा जार क्या होता है? एम्फोरा जार लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है, यानी एक बड़ा सा जार होगा और दोनों तरफ ऐसे हाथ के हत्ते लगे होंगे पकड़ने के लिए। इस प्रकार के जार को बोला जाता है एम्फोरा जार। ठीक है, ये भी हमें कहां से मिला है? आर्किमेडू से मिला है और माना गया है कि ये रोम से ही मंगवाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा 3 राजवंश हैं, चेर है, पांड्य है, चोल है। कंदम इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो संगम युग का कौन सा नहीं होगा? चेर, चोल, पांड्य तीनों शामिल हैं, पल्लव इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो क्वेश्चन बनेगा धार्मिक कविताओं का संकलन क्या कहलाता है? कुरल कहलाता है। कुरल को लघु वेद भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक पर है, इसी फैक्ट पर है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो ये कुरल है आपका, ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। इस कुरल को यानी धार्मिक कविताओं के संकलन को तमिल साहित्य का बाइबल भी कहते हैं और तमिल साहित्य का लघुवेद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इन्हें एक दूसरे नाम मुप्पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो तिरुवल्लुर को इसका रचयिता माना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो अनुश्रुतियां हैं वहां पर जो चलती है अनुश्रुतियां, उनमें माना गया है जो इसके रचयिता है तिरुवल्लुर, उन्हें ब्रह्मा का अवतार माना गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो लघु वेद कहा जाता है कुरल को। अब इसके बारे में हमने कई सारे फैक्ट देखा कि यह क्या है? धार्मिक कविताओं का संकलन है, तमिल भाषा में लिखे गए हैं, तिरुवल्लुर ने इसको लिखा है, तिरुवल्लुर को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। इन रचनाओं को मुप्पाल या तमिल साहित्य का बाइबल या लघु वेद भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामा अवतारम का लेखक था? तो तमिल रामायण किसने लिखी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कंबन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तमिल रामायण। कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग के लिए कर देता है कि कंबन ने किस भाषा में लिखी, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में या मलयालम में? तो ध्यान रखेंगे तमिल में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम इनमें से कौन सा था वो आपने बताना है। देखिए, दक्षिण भारत में उस समय जब यहाँ पे चोल साम्राज्य चलता था, संगम काल चल रहा था, तो प्राचीन काल में दक्षिण भारत में नगरों के अंदर व्यापारियों के अलग अलग संगठन होते थे, उन्हीं को निगम कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम उन्हीं में से था मणिग्रामम। इसके अलावा वलंजियार भी एक काफी फेमस निगम था। ठीक है, जो व्यापारिक क्षेत्र होते थे उनको नगरम कहा जाता था और व्यापारिक संगठनों को निगम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो एक फेमस युद्ध है तकोल्लम का युद्ध। यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है। जो यह तकोल्लम का युद्ध था यह चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, देखिए, एक चोल शासक हुए जिनका नाम था परांतक प्रथम और एक राष्ट्रकूट शासक हुए जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। इन दोनों के बीच में यह लड़ाई हुई थी जिसे तकोल्लम का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में जो कृष्ण तृतीय है यानी जो राष्ट्रकूट है उसने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है चोल शासक परांतक प्रथम को किस राष्ट्रकूट राजा ने हराया? तो आप कहेंगे कृष्ण तृतीय ने हराया। किस युद्ध में हराया? तकोल्लम के युद्ध में हराया। और इस युद्ध को जीतने के बाद, क्योंकि चोलों की राजधानी तंजौर थी, इसने जो कृष्ण तृतीय है इसने तंजाई कौंड की उपाधि को धारण करा। ठीक है, जो परांतक प्रथम है उसको लेकर के भी 2-3 बातें पूछी जाती हैं। देखिए, परांतक प्रथम कौन है? जो इस युद्ध में पराजित हुआ है चोलों की तरफ से, तो उसको जान लेते हैं। इसने मदुरई को पहले जीत लिया था। जो परांतक प्रथम है इसने 907 से लेकर 953 तक शासन किया। इसने मदुरई को जीता और मदुरई कौंड की उपाधि को धारण कर लिया। इसने फिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के साथ भी युद्ध किया, लेकिन तकोल्लम के युद्ध में यह पराजित यहां पर हो गया। और इसी पराजय के बाद चोल साम्राज्यों का जो था अवनति काल, उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे चोल साम्राज्य नीचे जाना शुरू करता है और फिर राजा बनता है राजराज प्रथम, जिसके काल में चोल साम्राज्य वापस उसका जीर्णोद्धार होना शुरू होता है।
985 ईस्वी के करीब वो राजा बनता है। 30 साल तक चोल साम्राज्य का अवनति काल चला। क्वेश्चन बनता है चोल शक्ति का पुनः जीर्णोद्धार किसके काल में हुआ? राजराज प्रथम। और उसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम, जिसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा विस्तार इनका हुआ। ठीक है, तो वो जो ढलान आई वो इसी प्रांतक प्रथम के बाद आई, इसी युद्ध के बाद आई। ठीक है, नेक्स्ट है संगम युग में उरियूर किसके लिए विख्यात था? तो संगम काल में जो उरियूर होता था आपका, ये कपास के एक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए फेमस था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो उरियूर है आपका, ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। संगम काल में ये सूती वस्त्रों का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। कपासी वस्त्रों के लिए काफी ज्यादा उस समय ये प्रसिद्ध था। ठीक है, इस केंद्र का विवरण, ये जो उरियूर है इसका विवरण उसी अज्ञात लेखक की जो किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो किस नदी को पांड्य की जीवन रेखा कहा जाता है या माना जाता था? यह माना जाता था वेंगी नदी को। जो फेमस नगर है मदुरई, अभी हमने देखा था ना मदुरई पर कौन सा चोल शासक आक्रमण करता है? परांतक प्रथम। मदुरई कोंड की उपाधि कौन धारण करता है? परांतक प्रथम। उसी मदुरई, जो मदुरई है वो इसी वेंगी नदी के तट पर स्थित है और यही वेंगी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा मानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो बताना है इनमें से कौन से जो पत्तन थे, बंदरगाह थे, वो पश्चिमी तट पर थे। फिर से इन तटों का, इन बंदरगाहों का उल्लेख किसमें हुआ है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उस किताब में हुआ है। प्राचीन काल के बंदरगाहों की जानकारी उसी में से मिलती है। उसी में से हमें जानकारी मिली है किन बंदरगाहों की? तोंडी की, मुशीरी की। इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नौरा भी एक था। इसके अलावा नेली संडा भी नाम का एक बंदरगाह भी था। ठीक है, संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो संगम साहित्य के अंतर्गत कौन, को या मनन, ये सारे जो शब्द होते थे राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन डी। तृतीय संगम किस काल में हुआ था? देखिए, संगम का अर्थ होता है कवियों का समूह या कवियों का एक बैठक, आप इसको मान लीजिए। तो कवियों की बैठक को ही संगम कहा गया, यानी विद्वानों की बैठक। और इसी बैठक में जो रचनाएं करी गई उनको संगम साहित्य कहा गया। तो ऐसी 3 बैठकें हुई थी संगम काल में, तो जिसको पहला संगम, दूसरा संगम और तीसरा संगम कहा जाता है। जो पहला संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में माना जाता है। दूसरा संगम अलेवाई में हुआ, तोल कापियार की अध्यक्षता में। और तीसरा जो संगम हुआ वो भी मदुरई में हुआ। तो पहला और तीसरा संगम कहां पर आयोजित हुआ था? मदुरई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया था? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का श्रेय किस ऋषि को जाता है? पेपर में पूछा गया है, यह जाता है अगस्त्य ऋषि को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, जो अगस्त्य ऋषि हैं, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में पहला संगम हुआ था, तो इन्हें संगम साहित्य का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में राज्य और उसकी राजधानी यहां पर दी गई है। कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है वो आपने बताना है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, पांड्यों की मदुरई में थी, चेर की पुदुचेरी, ये गलत हो जाएगा। जो चेर थे इनका जो राज्य था उस समय वो केरल के आसपास का इलाका था, जिसमें त्रावणकोर, कोचीन ये सारे शामिल होते थे। और इनकी राजधानी जो थी वो वांची थी, जो केरल में ही पड़ती थी, ना कि पुदुचेरी में। तो सी वाला गलत है। चोलों की राजधानी तंजौर थी, होयसलों की द्वार समुद्र थी। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रम में रखें। चलिए लगाते हैं इनके काल को। सबसे पहले इन चारों में शासन करता है महेंद्र वर्मन प्रथम, 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, 630 से लेकर 668 तक। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम आता है, 668-70 के करीब से लेकर के 700 ईस्वी तक ये शासन करता है। और फिर आता है अंत में नंदी वर्मन द्वितीय। तो सही क्रम क्या होगा? पहले 4, फिर आपका 2, फिर 1 और 3। 4, 2, 1, 3 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था? तो कौन सा राजा था, कौन सा यहां पर नरेश था जिसने अपने मंत्रियों को पशु क्रूरता पर बैन लगाने के लिए काशी में भेजा था? इस राजा का नाम था
चालुक्य राजा कुमारपाल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो कुमारपाल था यह एक जैन राजा था, जैन धर्म को मानने वाला राजा था और इसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए अपने एक मंत्री दल को काशी में भेजा था। कंदम राजाओं की राजधानी कहां थी? तो कंदम राजाओं की राजधानी वनवासी को माना गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बाद में एक छोटा सा यह राज्य था, इस राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने जीत लिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो काकतीय साम्राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पत्तन यानी बंदरगाह था मोटुपल्ली। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इस बंदरगाह का उल्लेख मार्को पोलो जो इटली का यात्री था उसने भी किया है। आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो 26 ईसा पूर्व में किसने अपना एक दूत रोम राज्य में भेजा था? यह भेजा था पांड्य राजाओं ने। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो काफी फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर और यह आपके मदुरई में है। अब मदुरई क्यों फेमस है? मैंने आपको कहा पहला और तीसरा संगम यहीं पर हुआ। यहां की जीवन रेखा है वेंगई नदी, जो पांड्य राज्य थे उनकी राजधानी थी मदुरई, उनकी जीवन रेखा वेंगई को मानते थे, उसी नदी के तट पर है और यहीं पर एक फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहां है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मदुरई में ये पड़ता है। ठीक है, अगला दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? इसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। दक्षिण भारत में मंदिरों के जो आकर्षक द्वार होते थे जिन पर कई सारे चित्र आदि बनाए गए होते थे, काफी सजाया इनको होता था, इनको कहा जाता था गोपुरम। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, जो मंदिरों में प्रवेश द्वार होते थे, उनके दरवाजे बनाए जाते थे, उन्हीं को कहा जाता था गोपुरम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारी जो सीरीज है जीके रिवीजन सीरीज उसकी 15वीं क्लास हिस्ट्री की यहां पर कवर करी और आज की क्लास में संगम साहित्य या संगम काल के राजवंशों को दक्षिण भारत के राजवंशों से जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर में पूछे गए हैं उनको यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।